गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको इंग्लिश गुलमोहर का चैप्टर द मास्क स्टोरी बताने वाली हूँ। यहाँ मास्क का मतलब मुखौटा है। इस स्टोरी का पूरा नाम द मास्क क्यों रखा गया है ये आप लोगों को पूरा चैप्टर सुनने पर समझ में आ जाएगा। इस चैप्टर के ऑथर है सत्यजीत रे, जो कि एक बंगाली लैंग्वेज के फिल्म डायरेक्टर हैं। इन्हीं की एक काल्पनिक कहानी के एक फेमस कैरेक्टर है प्रदोष चंद्र मित्र, जिनको फेलुदा भी कहा गया है। तो द मास्क के मेन कैरेक्टर्स ऐसे हैं। सबसे पहले आते हैं फेलुदा, दूसरे टॉप्सी, तीसरे राजन बाबू और चौथे तिंकोरी बाबू। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है हमारे तिंकोरी बाबू, ये है हमारे राजन बाबू, ये है फेलुदा और ये है टॉप्सी। तो फेलुदा कौन थे? फेलुदा जो एक डिटेक्टिव है यानी कि जासूस। टॉप्सी जो उनके कज़न है, फेलुदा के कज़न है और उनके साथ में ही काम करते हैं, उनके सारे डिटेक्टिव केसेस में उनका साथ देते हैं। और टॉप्सी इस कहानी के नैरेटर भी हैं। तीसरे आते हैं राजन बाबू। राजन बाबू एक सीधे साधे मिलनसार इंसान है। वो एक रिटायर्ड अच्छे नेचर के इंसान है जो दार्जिलिंग में रहते हैं। और चौथे आते हैं तिंकोरी बाबू, जो राजन बाबू के घर में पेइंग गेस्ट के तौर पर रहने आए थे। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। कहानी की शुरुआत एक मॉल में होती है, जहां टॉप्सी राजन बाबू और उनके एक मित्र को कुछ बातें करते हुए अचानक से सुन लेते हैं। मतलब टॉप्सी जो है उन दोनों की बातें सुनता है, राजन बाबू और उनके एक मित्र से। और टॉप्सी फेलुदा को ये सब बातें जाके कहते हैं और बोलते हैं कि यहाँ तो कुछ गड़बड़ चल रही है, जिसके कारण उन्हें छानबीन करने की ज़रूरत है, यानी कि इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे राजन बाबू के बारे में बताया जा रहा है कि वो एक बहुत ही मिलनसार व्यक्ति है, जो सारे लोगों के साथ आसानी से घुल मिल जाते थे और वे अपनी ज़िंदगी दार्जिलिंग में बिता रहे थे। वे एक रिटायर्ड पर्सन थे। कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपने घर पर एक पीजी यानी कि पेइंग गेस्ट, यानी कि वैसे लोग जो रेंट में रहने आते हैं, पैसे पे करके रहते हैं। तिंकोरी बाबू एक पीजी थे, यानी कि पेइंग गेस्ट, उनके घर पर रहने आए थे। तिंकोरी बाबू की एक कमजोरी थी, उन्हें सिगार पीने की लत थी। सिगार मतलब चेरूट, चेरूट मतलब सिगार होता है। और राजन बाबू के घर में रहने से पहले उन्होंने परमिशन ले ली थी कि उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, यानी सिगार पीने से उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। कुछ दिन पहले राजन बाबू को एक धमकी भरा खत मिला था। वो हाथों से लिखा हुआ नहीं था, बल्कि उसके सारे वर्ड्स और लेटर्स किसी न्यूज़पेपर और बुक से काट कर चिपकाए गए थे और उसे तैयार किया गया था। उस पर यह लिखा था कि बी प्रिपेयर्ड फॉर योर सिंस, मतलब अपने पापों की भरपाई के लिए तैयार हो जाओ। जब फेलुदा और टॉप्सी राजन बाबू के घर पे उनसे पूछताछ करने पहुंचे तो फेलुदा ने उनसे पूछा, क्या कोई वजह है जिससे आप किसी पे भी शक कर सके? तो राजन बाबू ने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। मुझे याद नहीं है कि मैंने कभी भी किसी को किसी तरह का कोई नुकसान पहुंचाया हो। फिर उसके बाद वो बोलने लगे कि फेलुदा ने पूछा राजन बाबू से, क्या कोई आपसे रेगुलर मिलने आते हैं? इस पर राजन बाबू ने कहा, नहीं, मुझे ज़्यादा कोई मिलने नहीं आता, पर डॉक्टर फोनी मित्रा जो मुझे अक्सर मिलने आते हैं जब भी मैं बीमार होता हूँ। कुछ छानबीन के बाद फेलुदा ने टॉप्सी से कहा, डॉक्टर फोनी मित्रा ये एक सस्पेक्ट हो सकते हैं, यानी जिन पे हम लोग शक कर सकते हैं, और यही एक वो हो सकते हैं जो राजन बाबू को लेटर भेज रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे फोनी मित्रा को पैसे की ज़रूरत हो और उन्हें अच्छे मरीज नहीं मिल पा रहे हो, इसलिए वो राजन बाबू को ऐसे धमकी भरे खत लिखकर उन्हें डराना चाहते हैं और उन्हें बीमार करना चाहते हैं। इसके बाद फाइनली राजन बाबू को तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा और वो आएंगे और उन्हें पैसे मिल जाएंगे। दूसरे इंसान जो राजन बाबू से अक्सर मिलने आते थे वो थे मिस्टर घोषाल। वो एंटिक्स यानी पुरानी चीज़ों के काफ़ी एक्सपर्ट थे। उनके साथ रहते रहते राजन बाबू ने भी अपने में पुराने चीज़ों के लिए जिज्ञासा जाग ली थी और उन्होंने काफ़ी सारे मास्क, डैगर्स यानी कटार, छुरा और पुरानी पेंटिंग को जमा कर लिया था। अगले दिन जब फेलुदा और टॉप्सी तिंकोरी बाबू से एक कॉफ़ी शॉप में मिलने गए, तब तिंकोरी बाबू ने मिस्टर घोषाल के बारे में बताया कि और कुछ जानकारी भी दी। तिंकोरी बाबू ने उन दोनों से कहा कि मुझे लगता है कि वो एक डिसऑनेस्ट पर्सन है, मतलब जिसको क्रूक भी कहा गया इस चैप्टर में, मतलब बेईमान इंसान है। उन पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। ऐसा तो लगता है कि उन्हें पुरानी चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट है, लेकिन मुझे तो रियली में ऐसा लगता है कि वो सारी चीज़ों को कम दाम पे खरीदना चाहते हैं
और वे विदेशियों को ऊंची दाम में बेच देना चाहते हैं। तो फेलुदा कहते हैं कि तब तो जरूर रीज़न बन रहा है कि राजन बाबू को ऐसे खत भेज सकें। आगे उन्होंने कहा कि जब वे क्यूरियो शॉप यानी एक तरह का दुकान जहाँ पे पुरानी चीज़ों का कलेक्शन हो, वहाँ नए माल आने वाले हैं आज शाम में। इस पे तिंकोरी बाबू जोर से चिल्लाते हैं, आई सी। फिर तिंकोरी बाबू आगे कहते हैं कि इस तरह के धमकी भरे खत से राजन बाबू जरूर डर जाएंगे और वे घर पे ही रहेंगे कुछ दिनों के लिए, और मिस्टर घोषाल आसानी से इन सारे नई चीज़ों को खरीद के ले जाएंगे। तो फेलुदा कहते हैं, एग्जैक्टली हो सकता है ऐसा। उन लोगों का अगला सस्पेक्ट था राजन बाबू का बेटा यानी कि प्रबीर मजूमदार, जो उनके साथ जो राजन बाबू के साथ नहीं रहता था। राजन बाबू ने एक बार अपने बेटे को उनके ही अलमारी से पैसे चुराते हुए पकड़ लिया था। उसके बाद उन्होंने अपने बेटे को घर छोड़कर जाने के लिए कह दिया था। अब बेटा और पापा साथ में नहीं रहते थे। फेलुदा के इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला कि प्रबीर यानी राजन बाबू का बेटा वो हाल ही में दार्जिलिंग आया है। इस खबर को सुनकर तिंकोरी बाबू काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। तिंकोरी बाबू कहते हैं कि राजन बाबू को यह पता ही नहीं है कि उनका बेटा टाउन में आया हुआ है, और मुझे लगता है कि उन्हें ये बात बतानी भी सही नहीं होगी, क्योंकि वो ऑलरेडी एक सदमे में है। यानी ये जो धमकी भरे लेटर मिल रहे थे उनको, राजन बाबू को, उसके बारे में बोला जा रहा है। और फिर ये दूसरा शॉक, नहीं, उन्हें नहीं बताना चाहिए। फेलुदा कहते हैं कि फिर तो प्रबीर के पास भी वजह है अपने पिता को धमकाने की। अब फाइनली केस उस जगह पे था जहां उनके पास 3 सस्पेक्ट थे, मिस्टर फोनी मित्रा, मिस्टर घोषाल और प्रबीर मजूमदार, लेकिन कोई प्रूफ नहीं था। तभी एक दिन अचानक कुछ बहुत ही डरावना हुआ। एक सुबह फेलुदा को एक मैसेज मिला जिसमें ये लिखा था कि राजन बाबू उनसे अर्जेंटली मतलब तुरंत मिलना चाहते हैं, कि वे दोनों यानी फेलुदा और टॉप्सी उनके घर पर पहुंच गए तुरंत। जब वे दोनों राजन बाबू के घर पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि राजन बाबू बेड में लेटे हुए हैं और वे चेहरे से काफ़ी ज़्यादा थके हुए और सफ़ेद नज़र आ रहे थे। जनरली ऐसा तब होता है जब इंसान पूरी रात नहीं सोया हो और डर रहा हो, और उनसे बगल में ही डॉक्टर मित्रा बैठे हुए उनका इलाज कर रहे थे और तिंकोरी बाबू उन्हें देख रहे थे। खड़े होकर तिंकोरी बाबू उन्हें देख रहे थे। और तभी फिर राजन बाबू धीरे धीरे बोलने की कोशिश कर रहे थे कि पिछली रात मिडनाइट के बाद मैं अचानक उठा। वो बता रहे हैं कि रात को उनके साथ क्या हुआ, और वहाँ पे मैंने देखा एक चेहरा जो मास्क पहने था, वो मेरे ऊपर झुका हुआ था। बहुत डरावना था, बहुत ज़्यादा। राजन बाबू ऐसे बोलते जा रहे थे, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता कि मैंने अपनी पूरी रात कैसे बिताई है। डॉक्टर फोनी मित्रा उनसे कहते हैं, आराम से, आपको अभी पूरी तरह रेस्ट करने की ज़रूरत है। तभी फेलुदा डॉक्टर से पूछते हैं, डॉक्टर मित्रा, क्या आप पिछली रात को कहीं गए थे? आपके जैकेट में यह मिट्टी का दाग लगा हुआ है। तो डॉक्टर मित्रा जवाब देते हैं, हाँ, मैं एक पेशेंट को देखने के लिए गया हुआ था। डॉक्टर के जाने के बाद फेलुदा राजन बाबू से पूछते हैं कि वो मास्क दिखता कैसा था। राजन बाबू ने दीवार पर टंगे हुए मास्क की तरफ दिखाते हुए कहा कि वो मास्क उनमें से ही किसी एक जैसा लग रहा था। जिस मास्क के बारे में वो दिखा रहे थे वो मास्क काफ़ी वाकई में बहुत डरावना था। तिंकोरी बाबू अब तक डॉक्टर को बाहर तक छोड़कर अंदर आ चुके थे और उन्होंने सबसे वहाँ पे कहा, आई एम सॉरी, मुझे आज कोलकाता के लिए निकलना पड़ेगा। मैंने टिकट चेंज कराने की कोशिश की, लेकिन अगले 10 दिन तक फिर कोई बुकिंग नहीं थी। लेकिन जाने से पहले मैं पुलिस को बता के जाऊंगा कि राजन बाबू को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। और फिर फेलुदा से कहा कि आप अपनी इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू रखिए, कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा और ना कोई आपको मना करेगा, आप अपना इन्वेस्टिगेशन जारी रखिए। टॉप्सी और फेलुदा ने ये डिसाइड किया कि वे उस रात राजन बाबू के घर पर ही रुकेंगे। दिन भर उन्होंने अपने काम किए। फिर फाइनली शाम को क्या हुआ, टॉप्सी और फेलुदा राजन बाबू के घर पर गए। उन्होंने देखा कि राजन बाबू अब काफ़ी बेहतर हैं, मतलब काफ़ी ठीक लग रहे थे। राजन बाबू ने उन दोनों को उनका कमरा दिखा दिया। फेलुदा अपनी
बेड में लेट गए और फिर टॉप्सी से कहा, मैंने आज दोपहर में थोड़ी इन्वेस्टिगेशन की और मैंने पाया कि प्रबीर और मिस्टर घोषाल दोनों ही कल रात में 9 बजे से लेकर सुबह के 3 बजे तक पार्टी में थे और वो मास्क वाला इंसान मिडनाइट के बाद आया था। फिर फेलुदा वहाँ से निकल गए। फेलुदा कमरे से निकल गए और टॉप्सी वहीं बेड पे लेटे लेटे सो गए। लेकिन अचानक से जब टॉप्सी नींद में थे, इस बात का एहसास हुआ उन्हें कि कोई उनके कमरे में है। किसे एहसास हुआ? टॉप्सी को एहसास हुआ। वे अचानक से अपनी आंखें खोलते हैं और उनके सामने वे चेहरा आया, वही चेहरा जो मास्क पहना हुआ था, बहुत डरावना। फिर से वही मास्क था, वही मास्क वाला इंसान। जैसे ही टॉप्सी ने अपना मुंह खोलना चाहा चिल्लाने के लिए, तभी वो इंसान जिसने मास्क पहना था उसने अपना मास्क हटा दिया और टॉप्सी की चीख नर्वसनेस में बदल गई और वे कहते हैं, फेलुदा, ओह माय गॉड, ये तुम थे? तो फेलुदा कहते हैं, ये मैं ही हूँ। फेलुदा टॉप्सी से कहते हैं, मैं लिविंग रूम में सारे मास्क को पहन के ट्राई कर रहा था, क्यों नहीं तुम भी इस मास्क को पहन के देख लेते हो? फेलुदा ने टॉप्सी को मास्क दे दिया। टॉप्सी ने उस मास्क को पहन लिया। तो फेलुदा उनसे पूछते हैं कि क्या तुम्हें कुछ असामान्य लग रहा है, कुछ अजीब लग रहा है मास्क को पहन के? तो टॉप्सी कहते हैं, हाँ, ये मेरे मुंह से बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ का है। फेलुदा कहते हैं, ध्यान से सोचो, क्या तुम्हें कुछ और भी अलग लग रहा है? टॉप्सी कहते हैं, हाँ, मुझे कुछ अजीब सा स्मेल आ रहा है। तो बोलते हैं, क्या चीज़ का स्मेल आ रहा है, बताओ मुझे। तो वो बोलते हैं, मतलब टॉप्सी कहते हैं, मुझे इसमें चेरूट मतलब सिगार का स्मेल आ रहा है। तो बोलते हैं फेलुदा, एग्जैक्टली। टॉप्सी फेलुदा जब बोलते हैं कि सिगार कौन पीते थे, वो तो तिंकोरी बाबू पीते थे। तब टॉप्सी की धड़कन बहुत तेज हो चुकी थी और वे बोलते हैं कि तिंकोरी बाबू, मतलब डर के बोलते हैं। फेलुदा एक लंबी सांस लेते हुए कहते हैं, हाँ, मैं भी डर गया था, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर वो क्यों राजन बाबू को डराना चाह रहे थे, जबकि वो राजन बाबू की इतनी ज़्यादा इज्जत करते थे। फिर क्यों ऐसा वो कर रहे हैं? अब शायद हम लोग ये कभी नहीं जान पाएंगे क्योंकि वे तो चले गए हैं। तभी अगली सुबह जब टॉप्सी और फेलुदा ने जाकर ये बात राजन बाबू को ये बात बताई, तो वे भी काफ़ी ज़्यादा शॉक में थे कि आखिर तिंकोरी बाबू ने ऐसा क्यों किया। वे बात कर ही रहे थे कि राजन बाबू के लिए फिर से एक लेटर आ गया। राजन बाबू उस लेटर को कांपती हुई हाथों से खोल रहे थे और उसे पढ़ने लगे। वो लेटर कुछ ऐसे लिखा हुआ था, डियर राजू, यानी राजन का शॉर्ट नेम, तुम सोच रहे होगे कि मैंने ऐसा क्यों किया और मैं कौन हूँ। तो यहाँ एक कहानी है। 50 साल पहले तुमने जिस लड़के को पैर मारकर गिरा दिया था 100 यार्ड के रेस में स्पोर्ट्स डे के दिन, मैं वही लड़का हूँ। मैंने ना सिर्फ मेडल को मिस किया था, मतलब मुझे मेडल नहीं मिला था, बल्कि मैं काफ़ी ज़्यादा घायल भी हो गया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र किसी और शहर में हो गया था और मैं उस इंसिडेंट के बारे में तुम्हें कभी नहीं बता सका। मैं तुम्हारे साथ आर्गुमेंट करना चाहता था, तुमसे झगड़ना चाहता था कि तुमने उस दिन मुझे बुरी तरह से हर्ट किया था, फिजिकली भी और मेंटली भी, यानी मुझे शरीर से भी चोट दिया था और दिमाग से भी चोट दिया था। मैं तो तब तक तुम्हारे बारे में नहीं जानता था जब तक मैं यहाँ रहने के लिए नहीं आया। मैंने तुम्हारे बचपन की फ़ोटोज़ देखी, तब मुझे पता चला कि तुम ही हो वो, और तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं तुम्हारे साथ कुछ तो ऐसा ज़रूर करूँगा जिससे तुम काफ़ी ज़्यादा डर जाओगे, और थोड़े समय के लिए ही सही, पर मैं तुम्हें परेशान ज़रूर करूँगा। मैं तुम्हें कोई हार्म नहीं पहुँचाना चाहता था, बस ये मेरा तरीका था कि मैं तुम्हें तुम्हारे बीते हुए पापों के लिए सज़ा दूँ। अब फाइनली ये ख़त्म हो गया है। बीती हुई चीज़ों को भूल जाओ और अपनी अपनी ज़िंदगी जीते हैं। विथ गुड विशेस, तुम्हारा दोस्त टीनू, यानी तिंकोरी मुखोपाध्याय। ये था उस लेटर का पूरा कन्वर्स, और फाइनली ये स्टोरी यहीं पे एंड होती है। आई थिंक आप लोगों को ये स्टोरी समझ आई होगी, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देखने के लिए आपको मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तब आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।